हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिडन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 49th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये भी एक न्यूक्लियस जो चैप्टर है उसी का पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से इनफाइनेटली फार अवे ले जाने के लिए, जो भी जितना भी हम वर्क करेंगे वही हमारे पास क्या होगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मींस कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड the minimum energy required to separate a nucleus into its constituents nucleons and bring them infinitely far away from each other तो ये हमारे पास क्या होगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to separate nucleus into constituents nucleons and bring them infinitely far away from each other। मीन्स कि ये हमारे पास मान लो एटम में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब ये क्या हुआ है, न्यूक्लियॉन्स। इन न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनेटली फार अवे हम पुट कर दें कुछ ऐसे कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें। ठीक है, तो मींस कि जो भी एनर्जी होगा इनको इनफाइनेटली फार अवे पुट करने के लिए वो हमारे पास मेजर होगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। अब इस वैल्यू को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मास डिफेक्ट। एक टर्म है हमारे पास मास डिफेक्ट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें बताया था। मास डिफेक्ट, ये न्यूट्रॉन मेरे पास न्यूक्लियॉन्स है, सॉरी, ठीक है, ये इनफाइनेटली फार अवे है। इनको मैंने एक साथ पुट कर दिया एक प्लेस पे। इस प्लेस पे ये हो गया न्यूक्लियस। इसका मैंने मास मेजर किया और इनका जब ये सेपरेटली जब इनफाइनेटली फार अवे है तब इन सब का अलग से मास कैलकुलेट किया। ये जो मास है जो अलग से कैलकुलेट किया जब इनफाइनेटली फार अवे है और जब एक साथ है न्यूक्लियस पे, इन दोनों मास में कुछ डिफरेंस है। ये जो मास में डिफरेंस है यही टर्म हमारे पास है मास डिफेक्ट। मींस की the difference between the sum of masses of neutrons and protons forming the nucleus and mass of nucleus is known as mass defect। अब हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं mp इज मास ऑफ प्रोटॉन, mn is mass of neutron and m capital N is mass of nucleus।
नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मास डिफेक्ट, एंड मास डिफेक्ट डेल्टा एम, दिस इज इक्वल्स टू, ये मास डिफेक्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और इन मास को मैंने माइनस कर दिया यहां पे मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो ये हमारे पास हो गया मास डिफेक्ट। मींस कि हमने मास ऑफ प्रोटॉन्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, हमें मास मिल गया टोटल। ये कब है ये मास, जब ये इनफाइनेटली फार अवे है, ठीक है, तो हमें टोटल मास मिल गया। और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू हो गया मास डिफेक्ट। अब हमारे पास है यूजिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यूजिंग mass energy equivalence, binding energy is equivalent to delta m into c square, और डेल्टा m हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। लाइक इन वैल्यूज को हम फर्दर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चेक करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी एक फर्दर एटम है, हम कंसिडर कर लेते हैं लाइक गोल्ड, ठीक है। तो जो गोल्ड है उसमें क्या होगा, हमारे पास मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास, मींस की मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हम बोल सकते हैं मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड एटम के लिए इज इक्वल्स टू मास ऑफ गोल्ड एटम। ये मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि हमारे पास यहां पे लाइक है मास ऑफ प्रोटॉन्स है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मास ऑफ न्यूक्लियस। इस एनर्जी से भी हम लाइक इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि मास ऑफ न्यूक्लियस ना बता के वो बताएंगे हमें मास ऑफ एटम, ठीक है, लाइक गोल्ड एटम या फिर तुम्हारे पास निकल एटम, ये ऐसे ऐसे मास गिवन होंगे। उस केस में हमें क्या करना है, हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पे कि m इज मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। m हमने कंसिडर कर लिया मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, इसको हम mn भी रख सकते हैं। अब हमें मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस को, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू मास ऑफ गोल्ड एटम माइनस मास ऑफ that number of electrons, means की mass of gold nucleus is equals to mass of gold atom minus mass of that number of electrons, and mass of electrons is me और times z, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने प्लग कर देंगे वहां पे, और हमें पता है यहां पे लाइक 1H1 में इज इक्वल्स टू 1.007825 एटॉमिक मास में। तो 1H1 के केस में हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू 1.007925 एटॉमिक मास यूनिट, मींस की मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमारे पास अबाव इक्वेशंस था मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये इक्वेशंस थी, इस इक्वेशंस को हम फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। लाइक
बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ये कब? जब मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस या किसी भी न्यूक्लियस का मास गिवन होगा। अगर ये मास गिवन नहीं है तो इसको लाइक एटम का मास गिवन, तो इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है तो हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। और हम इसको ये भी रख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहां पे रिप्लेस करते हैं, लाइक मास ऑफ प्रोटॉन को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस है उसको हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पुट करते हैं यहां पे। तो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है, मान लो डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को क्या रख सकते हैं हम? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? गोल्ड। और इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया एम ए यू माइनस जेड एम ई। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं माइनस एम ए यू एंड माइनस माइनस प्लस जेड एम ई। इस वैल्यू को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम ए यू प्लस जेड एम ई, और जेड एम ई से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गया। तो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू z टाइम्स मास ऑफ, ये हो गया z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ गोल्ड एटम। तो ये हमने यहां पे फाइंड आउट किया हमारे पास मास डिफेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने मास डिफेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी इस डेल्टा एम सी स्क्वायर मींस कि इस वैल्यू को हम प्लग करेंगे यहां पे, तो ये वैल्यू हो गया z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस m a u एंड इनटू में c स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। हमने कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास जैसे कि कोई भी एटम है, ठीक है, उसका मास गिवन है या मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, तो ये इक्वेशंस भी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन 4 है इसके बेसिस पे भी हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लाइक हमारे पास लास्ट केस था, ठीक है, मींस कि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था, लाइक जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। और लाइक अगर हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन एटम का मास और हमारे पास जो गोल्ड न्यूक्लियस है या फिर कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, उसका मास गिवन नहीं है, अब वो जो न्यूक्लियस है उसके एटम का मास गिवन है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और लाइक बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये हमारे पास है इसमें हमारे पास है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ठीक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर में हमारे पास है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों,
हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है मींस किसमें न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। एक न्यूक्लियॉन मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को मेरे को इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से इनफाइनेटली फार अवे तक जो मूव मेरे को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा मेरे पास, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे है। तो इस ग्राफ में हमारे पास है मास नंबर ए and average binding energy per nucleon, average binding energy per nucleon। मीन्स हमारे पास एक ग्राफ कुछ ऐसे है। यहां पे हमने स्टार्ट किया 1H2 1H3, ये जो पीक है फर्स्ट पीक, यहां पे है हमारे पास हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 16 6 6 12 2He4 और टॉप पे है हमारे पास आयन 56 और यहां पे है यूरेनियम 238। मींस की मास नंबर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के लिए ग्राफ है। इस ग्राफ के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियॉन्स जैसे कि फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस, उनको हम स्टडी करेंगे। देखो फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज कर रहे हैं दो लाइट न्यूक्लियाई और फॉर्म कर रहे हैं एक हैवी न्यूक्लियाई, लाइक 1H1 ये जब हमारे पास फॉर्म फ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीलियम। 2He4 तो हमें यहां पे एक पीक मिला है। जो एक पीक्स है 2He4 612 O16, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मास नंबर की रेंज में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और फिर जो आयन है टॉप मोस्ट पे, इसके पास हमारे पास है कि जो आयन है इसके एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर यूरेनियम 238 मींस कि ये एक हैवी न्यूक्लियाई होगा, मींस कि यहां पर न्यूक्लियॉन्स के मेरे पास क्या होंगे, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो यहां पर कोलम्बिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, और अगर कोलम्बिक इंटरेक्शन है तो मास, जिसका जो मास नंबर है बहुत ज्यादा, मींस कि जो इसके पास जो न्यूक्लियॉन्स भी होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा। तो यहां पर कोलम्बिक इंटरेक्शन अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका थोड़ा सा कम है विद रिस्पेक्ट टू आयन। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ टर्म्स बता देता हूं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। इट इज द एवरेज एनर्जी, it is the average energy we have to spend to remove a nucleus from the nucleus to infinite distance। It is the average energy we have to spend to remove a nucleus from the nucleus to infinite distance। एंड इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास।
average binding energy per nucleon, average binding energy per nucleon for light nuclei like 1H1, 1H2 and 1H3 is small. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइट न्यूक्लियस के लिए हमारे पास क्या है? स्मॉल. एंड फॉर मास नंबर ranging from A equals to 2 to A equals to 20, there are sharply defined peaks. There are sharply defined peaks. Peaks corresponding to, there are sharply defined peaks corresponding to 2He4, C612 and O60, and this peak indicates that these nuclei are more stable as compared to their neighborhood. As compared to their neighborhood. और हमारे पास है the peak value is maximum for and it is 8.8 mega electron volt. And next है, and the binding energy per nucleon, the binding energy per nucleon has a broad maximum in the range from A equals to 30 to A equals to 120. Corresponding to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मीन्स की मास नंबर 30 से मास नंबर 120 की रेंज में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है. और एक पर्टिकुलर लाइक हमारे पास एलिमेंट आयन, उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा है. मीन्स की आयन के केस में हमें एक न्यूक्लियन को अगर बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी स्पेंड करना होगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास, एंड as the mass number increases, as the mass number increases, the binding energy per nucleon decreases gradually
ग्रेजुअली फॉलिंग टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 238 and this may be due to Coulombic repulsion between the protons। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एंड नेक्स्ट लाइक हमारे पास मैं एक पॉइंट और बता देता हूं यहां पे, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं जब ये कंबाइन करेंगे लाइक फ्यूज करेंगे तो हमारे पास इस रीजन में होगा फ्यूजन रिएक्शंस होगी इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि दो लाइट न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, वो फ्यूज करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस केस में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये पर्टिकुलर रीजन जिसमें भी हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम ये डिसइंटीग्रेट करेंगे लाइट न्यूक्लियस में। इस केस में भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज करेगा। मींस कि दोनों केस में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रहा है, मींस कि ये मूव कर रहा है यहां से यहां पे। तो मींस अगर ये दोनों हमारे पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रहा है उन पर्टिकुलर न्यूक्लियाइज के लिए, तो एनर्जी हमारे पास ये रिलीज करेंगे। मतलब फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होगा और जो फिजन है यहां पर इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज। मींस कि यहां पे है हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाइज फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करे तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रहा है, इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगा। फ्यूजन एक हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहा है लाइट न्यूक्लियाइस में, इस केस में भी जो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाइस है वो जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनका इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पे इस कर्व के बेसिस पे स्टडी किया एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड हमने और विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, मींस कि एक ऐसा फोर्स जो हमारे पास प्रोटॉन्स को भी होल्ड करके रखा हुआ, मतलब पॉजिटिव लाइक चार्जेस को जिसने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया नेचर में। न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग फोर्स of attraction which hold together the nucleons means कि neutrons and protons in the tiny nucleus of an atom. In spite of strong electrostatic force of repulsion between protons, मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भी
जो न्यूक्लियर फोर्स है इसने होल्ड करके रखा हुआ है हमारे पास न्यूक्लियॉन्स को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया नेचर में। ये फोर्स हमारे पास स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, जैसे कूलम्बिक लॉ में था F=K(Q1Q2/R²। जैसे कि हमारे पास दो मास है, इंटरेक्ट करेंगे F=G(M1M2/R²। बट जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। अब हमारे पास लाइक एक कर्व है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी और दो न्यूक्लियॉन्स को जो सेपरेट किया है उस डिस्टेंस के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे ये कर्व है लाइक, और ये कर्व कुछ ऐसे है, और इस कर्व में हमारे पास है यहां पे है सेपरेशन आर, फर्मी मीन्स के 10⁻⁻15, और यहां पे है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको हम यहां पे स्टडी करते हैं, और ये हो गया R0 विच इज 0.8 फर्मी। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे है ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन के बीच में ग्राफ। मीन्स कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन जब 0.8 फर्मी है तो वो स्टेबल होंगे। ठीक है, मीन्स कि दो प्रोटॉन्स या दो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, उनमें अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। बट इसी डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करें तो मीन्स कि देखो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मीन्स कि इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है यहां पे। और अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है विच मीन्स वो जो नेचर है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसे कि अब डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, तो इनका नेचर होगा अट्रैक्टिव। और अगर ये डिस्टेंस हमारे पास लेस देन 0.8 है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी इस केस में भी इंक्रीज कर रहा है, और जो नेचर है अब वो क्या होगा, रिपल्सिव। मींस कि यहां पे जो हमारे पास नेचर है वो है अट्रैक्टिव, एंड यहां पे जो नेचर है वो हमारे पास होगा रिपल्सिव। और 0.8 फर्मी पे ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये न्यूक्लियस के लिए स्टडी किया, लाइक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर कैसे होगा न्यूक्लियस का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।